जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी के सेट नंबर 2 100 क्वेश्चन है, यानी 100 क्वेश्चंस को एक ही वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। इस श्रृंखला के पहला क्वेश्चन जो कि आपको देखने को मिल रहा है कि सौरमंडल से पूछ रहा है, यानी पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। तो अगर बात करें सौरमंडल के भागों के बारे में, यानी कौन कौन सी चीज़ें जो कि सौरमंडल में आती हैं, तो आप सभी जानते हैं कि सौरमंडल में जो आपको ग्रह है, साथ ही साथ उपग्रह है, धूमकेतु, उल्का पिंड, ये सब क्या है कि उपग्रह यानी कि सौरमंडल में आते हैं। तो अगर जो नहीं आता है क्षुद्र ग्रह, ग्रह है, साथ ही साथ उल्का पिंड, धूमकेतु, ये सब किस में आते हैं तो सौरमंडल का भाग है। अगर भाग नहीं है तो कौन है, तो ये हो जाएगा यानी कि विकल्प नंबर बी नीहारिका, जो कि सौरमंडल का भाग नहीं है। बात करें कि नीहारिका क्या है, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। तो जैसे कि नीहारिका आप सभी जानते हैं कि एक गैसा गोला है, साथ ही साथ पूरे ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई थी वो नीहारिका से हुई थी। तो इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं। अब वहीं अगर क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो कोपरनिकस ने कहा था। कब कहा था ये भी पूछ सकता है आपसे। तो 1543 ईस्वी में कोपरनिकस ने कहा था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर ये घूमती है, यानी चारों ओर अगर बात करें तो चक्कर लगाती है। अगर वहीं बात करें कि भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में सर्वप्रथम किसने कहा था, तो आप सभी जानते हैं कि 6वीं शताब्दी में, यानी 6वीं शताब्दी में जो कि बराहमिहिर थे। बराहमिहिर, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो 6वीं शताब्दी में बराहमिहिर थे, भारतीय खगोल शास्त्री थे बराहमिहिर, इन्होंने सर्वप्रथम बताया था कि जो कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। हालांकि इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से नहीं बताया था, तो जिसकी वजह से इनकी बात मानी नहीं गई थी। लेकिन जो कोपरनिकस ने इन्हें साइंटिफिक तरीके से बताया था, तो कब बताया था, 1543 ईस्वी में। तो इस वजह से अगर इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो कोपरनिकस हो जाएगा। लेकिन 6वीं शताब्दी में क्योंकि सर्वप्रथम 1000 यानी इनसे लगभग 1000 वर्ष पहले ही बराहमिहिर ने बता दिया था। अब आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि बराहमिहिर किसके नवरत्नों में से है। कोशिश कीजिएगा तो कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा कि बराहमिहिर किसके नवरत्नों में से आते थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। गारो जनजाति है, कहाँ की है, तो गारो जनजाति जो कि आपको देखने को मिलती है असम में, मेघालय में मिलती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी हो जाएगा। हमने कल आपको पढ़ाया था, कल की वीडियो, अगर पुराना वीडियो आपने देखा होगा सेट नंबर 1 में, तो उसमें हमने सारी जनजातियाँ पढ़ाई थी। तो हमने बताया था आपको कि असम में जो थी वो रेंगमा जनजाति थी। आप लिख सकते हैं रेंगमा। साथ ही साथ अगर बात करें डिमासा, और अगर बात करें तो आपको देखने को मिलती है जो कि बोडो। ये 3 कुछ प्रमुख जनजाति जो असम में थी। कौन थे, रेंगमा, कहीं कहीं आपको रिंगमा देखने को मिल सकती है ना, रेंगमा इसका नाम है। तो रेंगमा, डिमासा और बोडो, ये असम में ये राज्य में पाई जाने वाली जनजाति हैं। वहीं आपसे पूछता है कि मणिपुर में कौन कौन सी पाई जाती है। तो मणिपुर की बात करें तो कुकी और मैतेई, काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, तो जिसकी वजह से काफ़ी, तो आप इनको भी याद रख सकते हैं कि मणिपुर में जो जनजातियाँ पाई जाती है कुकी और मैतेई पाई जाती है। असम में पाई जाती है गारो खासी जयंतिया पाई जाती हैं। बोडो भी पाई जाती है, मेघालय में। असम की बात करें तो असम में रिंगमा, बोडो, डिमासा, ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग है कितनी है, तो लगभग 6000 मीटर तक होती है। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी, तो यानी आपसे पूछ रहा है भारत की सबसे बड़ी अफवाह नदी या प्रवाह नदी कौन सी है। तो जो गंगा का अगर बात करें प्रवाह के बारे में तो 2525 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर है। अगर वहीं गोदावरी की बात करें तो आप गोदावरी की लिख सकते हैं कि 1465 किलोमीटर, जो कि भारत में इसका फुवार क्षेत्र है, 1465 किलोमीटर। अगर वही बात करें इस महानदी के बारे में तो महानदी के जो अफवाह तंत्र है या अफवाह क्षेत्र है तो 558 किलोमीटर। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आपको सर्वप्रथम जो की देखने को मिलेगी सबसे बड़ी पूछ रहा तो गंगा हो जाएगी। तो आप इस चीज़ को भी यहाँ पे नोट कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर, तो अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा शहर जो कि आपको कानपुर देखने को मिलता है, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से देखें तो कानपुर की जो जनसंख्या है लगभग 40 से 45 लाख के आसपास है।
तो इस वजह से जनसंख्या के आधार, क्योंकि इसमें कोई आधार नहीं दिया है, तो जनसंख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो जनसंख्या है कानपुर की हो जाएगी प्रश्न के अकॉर्डिंग। वहीं पटना बता रहा तो पटना आप याद कर सकते हैं कि लगभग 25 से या कहे 25 से लगभग जो कि 27 लाख के आसपास जो कि आपको देखने को मिल सकती है। अगर बात करें वहीं बनारस की, तो बनारस की जो तीसरे स्थान पे आता है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर की बात करें तो आपको हो जाएगा कानपुर आ जाएगा। अब आप याद कर सकते हैं कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, उन शहरों की लिस्ट बनाकर भी आप याद कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत है? अब ये क्वेश्चन के माध्यम से आपको कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि सारे एक ही जगह नोट कर लीजिएगा। तो मानसरोवर के पास, झील के पास जो उत्पत्ति की पूछ रहा था, उत्पत्ति हमने कल के वीडियो में काफ़ी डिटेल में पढ़ाया था। तो ब्रह्मपुत्र का जो ब्रह्मपुत्र का जो उत्पत्ति स्थान था यांगसी हिमानी था, यांगसी हिमानी कहे या यांगसी हिमनद कहे। सतलज का आपने देखा था कि राकस ताल था, तो राकस ताल आप नोट कर सकते हैं। सिंधु नदी का तो आपने देखा था कि बुखर चूहिमानी, यानी बोखर चूहिमानी, जिसकी अगर बात करें तो यानी उद्गम स्थल था। तो क्योंकि यहाँ से उस आपसे पूछता है कि ब्रह्मपुत्र के उद्गम स्थल कौन था, तो यांगसी हिमानी, सतलज का तो राकस ताल, और सिंधु नदी का पूछ ले तो उद्गम स्थल तो बोखर चूहिमानी हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिए। दूसरा जो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो दूसरा आपसे पूछता है कि आपसे क्वेश्चन जैसे ये पूछ रहा है तिब्बत मानसरोवर झील के पास किस नदी को स्रोत है, तो वह कौन कौन सी है? तो ये तीनों नदी हैं। तो अगर उत्तर की बात करें तो 1 से अधिक हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन एक और पूछता है यहाँ से कि हिमालय पार कर करके भारत आने वाली कौन कौन सी नदी है, तो ये तीनों नदी ही थी हैं। यानी आप कल के वीडियो में भी हमने इस चीज़ को डिटेल में डिस्कशन की थी कि ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, ये 3 नदी जो कि हिमालय पार कर करके भारत में प्रवेश करती हैं। तो आप इस चीज़ को भी कोशिश कीजिएगा कि नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की बात, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो मानस नदी अगर उपनदी की बात करें तो मानस ना तो गोदावरी की है, ना कृष्णा की है, न महानदी। अगर मानस की बात करें तो मानस जो भूटान में पाई जाती है, हालांकि बाद में आकर के ब्रह्मपुत्र में मिलती है, लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो ये भूटान में पाई जाती है। तो इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, तो लगभग जो कि 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। इस चीज़ को भी आप याद कर लीजिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो पूछ रहा है आपसे निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीप नदी से तुलना कीजिए। तो हिमालयी नदी अधिकांशी बारहमासी नदी है, सही कह रहा है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर होती है, बात सही है। हिमालयी नदी ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, ये भी बात सही। प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण बनाती है। तो जो कि प्रश्न अगर बात करें तो केवल यानी प्रायद्वीपीय नदियाँ हिमालयी नदी की तलहटी में अपने जो क्षरण बनाती हैं। तो इस प्रश्न के अगर उत्तर की बात करें तो ये प्रश्न 1 और 2 सही है, तो विकल्प नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? तो आपसे तारामंडल पूछ रहा है, तो 89 तारामंडल है। इस चीज़ को आप याद कर सकते हैं। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन सा है? तो सप्तऋषि तारा है। तो ये चीज़ भी आप याद कर सकते हैं। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो अगर बात करें किसी उपग्रह के बारे में तो जो बुध के उपग्रह नहीं है, साथ ही साथ शुक्र के उपग्रह नहीं है। अगर वहीं बात करें तो जैसे आप सभी जानते हैं कि मंगल के 2 उपग्रह हैं। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति की जो कि आपको देखने को मिले 95 उपग्रह हैं। अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के 1 उपग्रह जो कि आप चंद्रमा है। तो आप इस चीज़ को भी नोट कर सकते हैं। और यहीं उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का जो होगा नहीं, ये पूछ रहा उपग्रह नहीं है, तो शुक्र और बुध दोनों के नहीं है। तो अगर उत्तर की बात करें तो उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी हो जाएगा। सौरमंडल का सर्वाधिक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र हो जाता है। अगर बात करें इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला गया प्रकाश समय लगभग अगर अप्रोक्सीमेट देखा जाए तो 8 मिनट जो कि 20 सेकंड के होता है। तो वैसे अगर देखा जाए तो इस प्रश्न के उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, यानी 500 सेकंड जो कि लगभग 8 मिनट साथ ही साथ 19 सेकंड के आसपास होता है। तो इस चीज़ को भी आप नोट सकते हो। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पृथ्वी की सूर्य की यानी पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? तो आपसे पूछ रहा है, तो जो इसका समय लगता है 365.25 यानी लगभग 1 साल और 25 दिन लगता है। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर सकते हैं। आप लोग ईमानदारी के साथ पूरा सेट बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा लास्ट में कितना स्कोर आपका बन रहा है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है और जो कि एग्जामों में आने की काफ़ी संभावनाएँ हैं। तो इस वजह से कोशिश कीजिएगा कि पूरा ईमानदारी का सेट बनाइए, जितना आपका लास्ट में स्कोर हो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिकतम होती है। तो अगर बात करें जो मरुभूमि यानी मरुस्थल, तो ऐसा स्थान जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, साथ ही साथ 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के यानी कि लगभग 30 डिग्री अक्षांश दक्षिणी अक्षांश तक के बीच के भूमि में आपको देखने को मिलता है मरुस्थल। तो अगर अप्रोक्सिमेटली यानी कि अगर बात करें कि ओवरऑल देखें तो जो लगभग 23 डिग्री अक्षांश के पास जो कि मरुभूमि होने की संभावना अधिक हो रहती है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो विकल्प नंबर बी हो जाएगा। अगर बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो प्रभावी कोरियोलिस बल के बारे में पूछ रहा था कि किसके कारण होता है। तो अगर बात करें प्रभावी कोरियोलिस बल के बारे में, तो ये अगर बात करें पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपसे पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा ग्रह जो कि आपको बृहस्पति हो जाता है। अगर बात करें नेक्स्ट के बारे में, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम जो आपको शनि को देखने को मिलेगा। अगर बात अधिकतम की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा पृथ्वी को देखने को मिलेगा। बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, शनि ग्रह के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो शनि ग्रह चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग 29.5 वर्ष लेता है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है कितना समय लेता है? तो आपसे यही पूछ रहा था, 84 वर्ष लेता है। बात करें नेक्स्ट के बारे में, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। तो किससे संबंधित है जियोडेसी? आपसे यही पूछ रहा है। तो पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, तो क्या होता है? तो आपसे यही पूछ रहा है। तो प्रधान माध्याह्न रेखा होती है। बात करते हैं नेक्स्ट की, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची गई है, तो कहाँ खींची गई है? प्रशांत महासागर से होगी। साथ ही साथ आपसे ये पूछती है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है? तो आप बता सकते हैं कि बेरिंग जल संधि से होकर, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जामों में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नकदी फसल नहीं है, क्योंकि नहीं पूछ रहा तो ज्वार हो जाएगी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपको बार बार रिपीटेड मिलेंगे। अब यहाँ से काफ़ी कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। भारत में कौन से 2 राज्य जो बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? तो आपसे लौह अयस्क से संपन्न से पूछ रहा है, तो कौन कौन से राज्य हैं? तो अगर राज्यों की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि जैसे कि बिहार में तो लौह है नहीं, तो पहला और दूसरा तो वैसे ही कट गया। तो इसमें बचा क्या है? तो मध्य प्रदेश और उड़ीसा बचा। तो मध्य प्रदेश का आपने सुखा होगा, मध्य प्रदेश का बैला डीला जो कि खान है वो किसके लिए? लौह अयस्क के लिए है। वहीं आपने अगर आप बात करें तो कर्नाटक के कुद्रेमुखी खान, ये भी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, निम्नलिखित में से लौह अयस्क में से बैला डीला किसका खनन होता है? तो आप बता सकते हैं कि हेमेटाइट, जो कि मैग्नेटाइट और हेमेटाइट के लोहे के अयस्क होते हैं, तो हेमेटाइट का खनन होता है। तो प्रश्न नंबर 1 विकल्प नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं, तो झरिया में स्थित है। अगर बात करें भूमिगत कोयले दहन किस राज्य में हुआ था? तो आप बता सकते हैं कि झारखंड में हुआ था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर विकल्प नंबर सी हो जाएगा। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो आपसे यही पूछ रहा है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में क्या पाया जाता है? तो कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोयला। तो इस चीज़ को भी आप कोशिश कीजिएगा कि नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, थोरियम के बारे में अगर बात करें तो थोरियम आपको केरल राज्य में देखने को मिलता है। तो इस चीज़ को भी कोशिश कीजिएगा कि नोट कर लीजिए। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। तो निम्न कोटि का कोयला संग्रहण में बाधा है, धुलाई संयंत्रों की उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, कार्य संचालन कीमतें। तो अगर बात करें तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, तो जो वाकई आपको देखने सभी सही है, तो इस वजह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तो उपयुक्त में विकल्प नंबर बी हो जाएगा। अगर वहीं बात करें नेक्स्ट के बारे में, भारत में सबसे पुराना तेल
भंडार कहाँ है, तो आपसे यही पूछ रहा है, तो असम डिगबोई में हो जाता है। अंकलेश्वर बॉम्बे है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा। तो सबसे ज़्यादा जो पूछता है आपको एग्जाम में कि अंकलेश्वर किस राज्य में है, तो ये पूछता है, तो आप बता सकते हैं कि गुजरात में है। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था, तो आपसे यही पूछ रहा है। तो 1970 से लेकर 1980 के दौरान हुआ था, क्योंकि उस समय जो कि ओपेक कंट्री थी, तेल उत्पादक कंट्रियाँ थी, उन्होंने मतलब तेलों के दाम में काफ़ी बढ़ा दिया था, तो जिसकी वजह से तेल संकट पैदा हुआ था। अगर बात करें अब नेक्स्ट के बारे में, भारत के प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 2018-20 में कितनी थी, तो यानी 2018-20 का अगर डेटा की बात कर रहे हैं तो काफ़ी जो कि कई बार यहाँ से पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो लगभग जो कि 243 किलोग्राम तेल के बराबर थी। बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में कि निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है, तो सौर ऊर्जा के उत्पादक की अगर बात करें तो अगर आपसे ये पूछ रहा है कि सौर ऊर्जा की, तो राजस्थान हो जाता है, फिर गुजरात और कर्नाटक। लेकिन अगर पवन ऊर्जा की बात करें तो पवन ऊर्जा में कर्नाटक हो जाएगा, तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए। तो इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो पूछ रहा है, तो जो कि घरेलू एवं उपयोगिता में उत्पादन लागत में कम पर बिजली का विक्रय, प्रसारण संवितरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्य स्वायत्तता में कमी होती है, राज्य सरकारों और राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों का क्रियान्वित किया है। तो ये सभी कारण है जिसके कारण ऐसी कंडीशन है, तो इस वजह से आप बता सकते हैं कि सभी सही है। तो विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब आपसे पूछ रहा है टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है, तो टिस्को संयंत्र जो कि टाटा नगर स्थित है, यानी पास में स्थित है। वहीं आपसे पूछता है कि नालको का हेडक्वार्टर कहाँ है, फिर पूछता है आपका बाल्को का हेडक्वार्टर कहाँ है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको कई बार एग्जामों में, अगर आपने 1275 SI का एग्ज़ाम दिया होगा तो वहाँ भी यहाँ से संबंधित है। साथ ही साथ हिंडाल को इनके हेडक्वार्टर्स पूछता है। तो अगर नालको की बात करें तो भुवनेश्वर है, अगर बाल्को की बात करें तो कोरबा है, आप चीज़ लिख सकते हैं कोरबा। अगर वहीं बात करें हिंडाल्को को, तो हिंडाल्को को जो रेणुकूट आप कोशिश कीजिएगा कि इनको यूपी में है, इनको लिख सकते हैं। वहीं नालको की बात करें तो भुवनेश्वर आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, यानी नालको का हेडक्वार्टर भुवनेश्वर में है, बाल्को का कोरबा है, हिंडाल्को का जो कि रेणुकूट यूपी में पड़ता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो अगर बात करें तो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध था। जैसे रेशम के लिए बात करें तो बिहार का भागलपुर जो कि सिल्क सिटी के नाम से कहलाता था। चमड़ा के लिए आप बक्सर और जो कि भोजपुर का एरिया है ये प्रसिद्ध है, तो आप इस चीज़ को भी आप नोट कर सकते हैं। और बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है, तो तांबा उद्योग की बात करें तो जो कि राजस्थान का राज्य में होता है, खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है, तो इस चीज़ को भी आप नोट कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो अगर बात करें तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। सोना के लिए आप बता सकेंगे जो कि कोडार यानी KGF खाने जो कि कर्नाटक राज्य में है, तो उस चीज़ को भी आप याद कर सकते हैं। बात करते हैं स्वर्णम चतुर्भुज क्या है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना जो कि 4 महानगरों को जोड़ने के लिए बनाई गई थी, तो वो स्वर्णम चतुर्भुज है। बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है तो किसके द्वारा होता है, राष्ट्रीय राजमार्गों के द्वारा होता है। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को टनल पार करते हैं, तो पीर पंजाल को पार करते हैं। वहीं आपसे पूछता है तो पीर पंजाल को पार करते हैं, लेकिन इसकी लंबाई पूछता है आपकी कई बार में, तो 9.02 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेट है, तो इस चीज़ को भी आप नोट कर सकते हैं। बात करें कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने डाक सेवा यानी स्पीड पोस्ट का प्रारंभ किया था, तो अगर स्पीड पोस्ट की बात करें तो स्पीड पोस्ट जो प्रारंभ किया था तो 1986 में प्रारंभ किया था। वहीं आपसे पूछता है कि पहला पोस्ट ऑफिस जो कि कलकत्ता में 1774 में खोला गया था, आप इस चीज़ को भी नोट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से भी आपको एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिले। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, तो आपसे पूछ रहा भारत में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था, तो दूरभाष का प्रादुर्भाव के बारे में पूछ रहा है, तो 1982 में हुआ था, इस चीज़ को भी आप नोट कर सकते हैं।
पाट अंचल यानी पाट रीजन अवस्थित आपसे पूछ रहा, तो पाट अंचल जो कि आपको देखने को मिलेगा झारखंड में देखने को मिलेगा। बात करते हैं झुमरी तलैया रेडियो गीतों पर फरमाइश के प्रति प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है, तो अगर बात करें तो ये भी झारखंड में स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प नंबर बी हो जाएगा। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को सही अवरोही क्रम क्या होगा, तो अगर बात करें जो कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल आप लिख सकते हैं कि 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। अगर वहीं बात करें आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश का आप लिख सकते हैं कि 1.91 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, वर्ग किलोमीटर है। अगर बात करें बिहार के बारे में, तो बिहार का आप सभी जानते हैं कि 163 वर्ग किलोमीटर है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। यूपी की बात करें तो यूपी का जो क्षेत्रफल होगा 2,36,000 वर्ग किलोमीटर है। तो इस चीज़ से भी आप नोट कर सकते हो कि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वहीं अगर विकल्पों की बात करें तो जो कि पहला हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा, तो 3412 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। तो विकल्प नंबर से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें नेक्स्ट के बारे में, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा जो जिला हो जाएगा तो वो कच्छ हो जाएगा। अगर बात करें सबसे छोटा पूछ ले आपसे, तो आप बता सकते हैं कि जो छोटा है माहे जिला जो कि पौंडीचेरी का है, तो आप इस चीज़ को भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं असम कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित से घिरा हुआ है, तो 7 राज्यों से घिरा है। हमने पिछले वीडियो में भी ये चीज़ पढ़ाई थी, अगर आपने देखा होगा तो हमने बताया था कि सिक्किम को छोड़कर जितनी पूर्वी राज्य हैं वो सभी असम से सटते हैं, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल सटता है। तो टोटल जो राज्य हो गए थे 7 राज्यों की असम के साथ सीमा साझा करते हैं या फिर सीमा बनाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, गद्दी लोक निवासी है यानी गद्दी जनजाति कहाँ की निवासी है, तो आपसे यही पूछ रहा है। तो हिमाचल प्रदेश के हैं, गद्दी हो गई, लाहौली हो गई, गद्दी, कन्नौरी और लाहौली, ये 3 जनजातियाँ जो कि अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश राज्य में पाई जाती हैं। अब आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है। हालांकि ये चीज़ें हमने सब बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया है। यदि आपने हमारे पिछले वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा कि हमने कितने डिटेल में पढ़ाया था। अब पूछ रहा है बोडो निवासी, तो गारो पहाड़ियों के निवासी यानी आसाम मेघालय राज्य में जो कि बोडो जनजाति पाई जाती है, तो इस चीज़ पे आप नोट कर सकते हैं। वहीं अमेजन बेसन की बात करें तो यहाँ पिग्मी जनजाति पाई जाती है, पिग्मी, इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा। अब आपसे पूछ रहा है कौन सी नदी भ्रंश से होकर यानी कौन सी जो कि नदी द्रोणी से होकर के गुजरती है, भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, तो जो कि नर्मदा और ताप्ती ये 2 नदियां हैं जो कि भ्रंश द्रोणी से होकर के गुजरती है। तो इस वजह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की ओर, तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ आपसे पूछ रहा, तो नर्मदा ताप्ती दोनों हो जाएंगी, तो ये विकल्प नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। वहीं आप बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से कि ताप्ती का उत्पत्ति स्थान क्या है, तो ताप्ती का जो उद्गम स्थल की बात करें तो मुल्ताई पहाड़ी है। हालांकि इन पीछे की वीडियो में हमने बहुत डिटेल में पढ़ाया था, अगर आपने इन चीज़ों को देखा होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चूँकि आज का ये जो डिस्कशन है एक मॉक टेस्ट की तरह है, आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं तो बताइएगा। अब बात है कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपसे पूछ रहा कावेरी नदी कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, तो गुजरात से तो होकर गुजरती नहीं, तो पहले कट गए, मध्य प्रदेश से दोनों कट गए। वही बात करें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तो ये भी नहीं है, केरल नहीं आता क्योंकि कर्नाटक से होकर तमिलनाडु में जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि कर्नाटक की जो कि ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकल करके साथ ही साथ जो कि तमिलनाडु में जाती है, तो इस वजह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 हो जाएगा, ई हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, सोन और नर्मदा नदी निकलती है तो कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, दामोदर नदी निकलती है तो कहाँ से निकलती है दामोदर नगर, तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। अगर बात करें नेक्स्ट के बारे में, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है, तो लूनी नदी जो कि अरावली से रेडी से निकल करके अरावली पर्वत से निकल करके कच्छ के रण में ही यानी कच्छ के रण में ही विलुप्त हो जाती है, तो इस वजह से इसको भूमि बंधित नदी कहते हैं, क्योंकि इसका जो कि अपवाह तंत्र जाके के ना तो किसी खाड़ी में मिलता है ना ही किसी समुद्र में मिलता है, तो इस वजह से इसको भूमि बंधित नदी कहते हैं।
बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किए कौन से करती है, तो कोसी करती है। अब आप बता सकते हैं कि कोसी नदी का उत्पत्ति स्थान, जो कि हमने पिछले वीडियो के माध्यम से भी बताया, तो कमेंट करके माध्यम से आप बताइएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं, तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। साथ ही साथ कोयल नदी की 2 शाखाएं होती है जो कि आपको देखने को मिलती है, उत्तरी कोयल जो कि सोन नदी की सहायक नदी है, वहीं दक्षिणी कोयल जो कि महानदी की सहायक नदी है। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर सकते हैं। बात करते हैं वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है, तो किसके कारण इंगित है, तो यही चीज़ आपसे पूछ रहा है। तो तापमान में अधिकता के कारण, स्थल के कारण, या किसके कारण स्थल, तो ये चीज़ कई बार यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अगर बात करें तो स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन की वजह से होता है। प्रश्न नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आपसे पूछ रहा है आम्र वर्षा यानी मैंगो शावर्स कहाँ से संबंधित है, तो जो कि आपको देखने को मिलता है कि पश्चिम बंगाल में जो कि मार्च, अप्रैल और मई में जो वर्षा होती है, यानी प्री मानसून वर्षा को ही मैंगो शावर वर्षा कहते हैं। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल और कर्नाटक, केरल में, यानी जैसे कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉसम कहते हैं, असम में इसको बडोरी चिल्ला कहते हैं, साथ ही चाय वर्षा कहते हैं। तो अगर इस उत्तर की बात करें तो प्रयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि आमों की बौछार, आम का टपकना, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, निम्न राज्यों में किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है, तो आपसे पूछ रहा है किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है, तो तमिलनाडु में मिलती है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, चेरापूंजी अवस्थित है, तो मेघालय राज्य में अवस्थित है। करेवास मृत्तिका जो कि जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, आपसे यही पूछ रहा है। तो जो कि पाई जाती है कश्मीर, हिमालय में पाई जाती है। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि सारे क्वेश्चंस का लेवल एक ठीक ठाक है, कहीं ना कहीं आपको यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे जो कि देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो कोशिश कीजिएगा पूरा सेट बनाइएगा ईमानदारी के साथ। कितना स्कोर आपका हो रहा है आप लोग लास्ट में कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो आपसे पूछ रहा है सूची एक प्राकृतिक आपदाएं और प्रदेश, तो जो बाढ़ आती है तो आपको देखने को मिलता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में आती है। फिर भूकंप की बात करें तो हिमालयी क्षेत्र में देखने को मिलता है। सूखा की बात करें तो आपको मध्य पूर्वी भारत में, चक्रवात आपको झारखंड तथा उड़ीसा राज्य में देखने को मिले। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा तो 3142, तो 3142 यानी विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब रेगुर किसका नाम है, तो रेगुर काली मिट्टी को रेगुर कहते हैं। साथ ही साथ रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो आपसे ये पूछ रहा है रेगुर मिट्टी जो महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है, आपसे ये पूछ रहा है। तो अगर मृदा अपरदन रोका जा सकता की बात करें तो मृदा अपरदन जो कि आपको देखने को मिलता है वनारोपण करके रोका जा सकता है। गंगा के मैदान को एक यानी कि डेड खाली स्थान के रूप में वर्णित किया जाता है, तो किस रूप में वर्णित किया जाता है, जियोसिनिक्लाइन के रूप में वर्णित किया जाता है। यानी गंगा के मैदान को जियोसिनिक्लाइन के नाम से जाना जाता है। वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है, तो आपसे पूछ रहा है कि हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है, तो अगर बात करें तो 15 अक्टूबर होती है। वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है, तो आपको देखने को मिलता है कि गोवा राज्य में सर्वाधिक है। बात करें वही नेक्स्ट क्वेश्चन के में, मालयाड़ क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य के पठार से है, तो मालयाड़ का जो संबंध है तो कर्नाटक राज्य से संबंधित है। तो इस चीज़ को भी, यानी कर्नाटक का जो पठारी एरिया है तो वही एरिया को मालयाड़ का क्षेत्र संबंधित है। अगर बात करें नेक्स्ट के बारे में, दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि भाग है, तो कौन सा दक्षिण प्रायद्वीपीय का उच्च भूमि भाग है, तो गोंडवाना लैंड का भाग है। अगर बात करें वही नेक्स्ट के बारे में, भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या प्रतिशत कितनी है, तो बात करें जो कि 8.58% है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1। भूगोल के किस शाखा का संबंध जनसंख्या, प्रवास और शहरीकरण के अध्ययन से है, तो मानव भूगोल, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, इन सभी से है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किन चट्टानों में जीवाश्मों का निर्माण होता है, तो आप देखते हैं कि औषधि चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो आपसे यही पूछ रहा है। तो ऊष्मा का स्रोत जो कि रेडियोधर्मिता का क्षय है। क्या होगा यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे? तो जो कि मौसम यानी यहाँ पर ऋतु परिवर्तन नहीं होगा, साथ ही साथ एक तरफ दिन रहेगा एक तरफ रात रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा। साथ ही मौसम परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन की वजह से ही मौसम परिवर्तन होते हैं। साथ ही साथ जब घूमेगी नहीं तो सूर्य का प्रकाश एक ही तरफ पड़ेगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा। वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थल मंडल को विभाजित किया गया, तो किसके अनुसार विभाजित किया गया है? तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लेट विवर्तन सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थल मंडल को विभाजित किया गया है। तो महाद्वीप और महासागर, आंतरिक और बाहरी कोर में, बाह्य कोर और क्रस्ट में। तो अगर बात करें तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। इस प्रश्न का सही होगा, क्योंकि इनकी वजह से जो कि स्थलमंडल का विभाजन नहीं किया गया, तो इस वजह से अगर बात करें तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ई हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ग्लोब का कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, यानी जो कि आपको देखने को विषुवत रेखा के आसपास का जो एरिया है जहाँ पर वर्षा अधिक होती है तो वन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ऐसे स्थान जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण ज़्यादा होता है और मतलब वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड कम मिलती, तो ऐसे स्थान को कार्बन सिंक स्थान कहते हैं। तो वही जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाला स्थान है वो कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है। यांत्रिक अपक्षय में शामिल है। तो चट्टानों के छोटे छोटे भौतिक रूप में टुकड़ों में यानी चट्टानों को भौतिक रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना ही यांत्रिक अपक्षय में शामिल है। अगर बात करें नेक्स्ट के बारे में, हवा में उड़ने वाली तलछट और चिकनी मिट्टी के जमाव से बना उपजाऊ मैदान कहलाता है। तो लोयस का मैदान कहलाता है। साथ ही साथ आप ये भी बता सकते कि लोयस का पठार किस देश में स्थित है? तो आप बता सकते हैं कि चीन देश में स्थित है। बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। चिली और पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी धारा हम्बोल्ट की धारा कहलाती है। वही लानिना एक गर्म जल धारा है। अनगुलाहास ये भी गर्म जल धारा जो कि आपको देखने को मिलेगी मेडागास्कर के तट पर। तो यहाँ भी आप इस क्वेश्चन को बता सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बलित पर्वतों के निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? तो ये संवेदकी विवर्तन की बलों के प्रभाव से बनते हैं। साथ ही साथ बलित पर्वत में गहरी घाटियाँ और पिरामिड शिखर बनते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में आग्नेय अवसादी और कायांतरिक चट्टानें पाई जाती हैं। तो अगर बात करें तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा, क्योंकि बलित पर्वतों के निकट चट्टानों के आपस में टकराने की वजह से बलित परिवर्तन नहीं हुआ। आप हिमालय पर्वत देख लीजिए, अरावली पर्वत, साथ ही साथ आपको ये यूराल पर्वत हो गया। और अगर बात करें तो ये अगर बात करें जो कि यूराल पर्वत, काकेशस पर्वत, अरावली पर्वत, हिमालय पर्वत, ये सभी कहीं ना कहीं रॉकी पर्वत सभी कहीं ना कहीं जो कि आपको देखने को बलित पर्वत की एग्जाम्पल हैं। तो अगर इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो विकल्प नंबर बी और यानी 2 और 3 सही हो जाएगा। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा, क्योंकि विवर्तनिकी बलों किससे नहीं संपीड़ित बलों की वजह से होता है। तो इस वजह से पहला तो गलत हो गया, 2 और 3 इसका सही होगा। तो अगर बात करें उत्तर की तो विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली पवन प्रणाली को कहा जाता है। तो सिराको कहा जाता है। वहीं अगर बात करें जो अटलांटिक महासागर की तरफ बहने वाली, क्योंकि हरमट्टम भी जो कि गर्म पवन है, ये भी पश्चिमी सहारा से निकलती है साथ ही अटलांटिक महासागर की ओर जाके। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर सकते हैं। चिनूकी जो कि यूएसए में गर्म ठंडी पवन है, तो इस चीज़ को भी नोट कर लीजिएगा। यही सिराको पवन है जो करके जाकर के इटली में जाकर के रक्त वर्षा कराती है, यानी कि जितनी भी पश्चिमी सहारा से लेकर के जो बालू जाती है, तो जब ठंडी होती है तो ठंडी होकर जब वर्षा कराती है तो बालू वर्षा होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इस वर्षा को जो कहते हैं रक्त वर्षा के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ भी आप कोशिश कीजिएगा कि नोट कर लीजिएगा। किसी जीव को पोषी स्तर संवर्धित करता है।
संदर्भित करता है, यानी किसी जीव का पोषी स्तर संदर्भित करता है तो किसकी वजह से, तो खाद्य श्रृंखला या फूड वे में स्थित की वजह से। अगर बात करें नेक्स्ट के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो कि लैपिज का सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है, तो आपसे पूछ रहा है कि लैपिज को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है तो तेज शिखर, ऊंचे खांचे और लकीर के साथ एक अनियमित सतह। प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए आदर्श गहराई कितनी होनी चाहिए, तो जो कि 200 फीट से लेकर 300 फीट के बीच होनी चाहिए। पौधों का फैलाव और प्रवास मुख्य रूप से फूल वाले पौधे कब शुरू हुआ है, तो अगर बात करें तो किस काल में शुरू हुआ था, आपसे पूछा तो क्रिटेशियस काल में शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत है, तो वन हो जाएंगे। इस प्रश्न का जो कि सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी हो जाएगा। विश्व का महाद्वीप चावल सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो अगर बात करें तो आपने देखा होगा कि जो कि चावल की बात करें तो इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये यानी कि एशिया वाला रीजन है। तो अगर बात करें उत्तर की तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक चावल होता है, क्योंकि महाद्वीपों की बात कर रहा था। इस वजह से आप देखते हैं कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर जो कि फिलीपींस मनीला में पाया जाता है, यानी IRRI जो कि फिलीपींस मनीला में पूछता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, फिलीपींस मनीला में है। तो आप इस चीज़ से भी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक चावल होता है। तो विकल्प की बात करें तो प्रयुक्त में से कोई नहीं होगा। नदी मुहाना पारितंत्र क्या कहलाता है, तो नदी मुहाना जो पारितंत्र कहलाता है लोटिक कहलाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, कौन सा परिस्थिति चक्र के सीधे सूर्य के प्रकाश से संचालित होता है, तो सूर्य के प्रकाश से संचालित होता है, आपसे ये पूछ रहा है। तो बात करें नाइट्रोजन, साथ ही साथ फास्फोरस होता है। तो अगर उत्तर की बात करें तो प्रयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषता है, तो औद्योगिकरण की जो प्रमुख विशेषता है वो आपको देखने को शारीरिक श्रम से मशीनीकरण में बदलाव लाना। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, मानव विकास की अवधारणा को किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था, तो मानव विकास की अवधारणा को जो अगर बात करें तो अमर्त्य सेन के द्वारा बनाया गया था। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो निम्नलिखित में से कौन सी सतत विकास शब्द की परिभाषा है, तो सतत विकास पर शब्द की पर्यावरण से संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करना, जो कि एक सतत विकास शब्द की परिभाषा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। अगर बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों को परिभाषित करने का मापदंड क्या है, तो आपसे यही पूछ रहा है। तो अगर बात करें जो शहरी या तो क्या होगा, गतिविधि हो जाएगा। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर विकल्प नंबर बी हो जाएगा। तो आई होप कि ये आपको सीरीज पसंद आई होगी। अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। तो लगभग 100 क्वेश्चन हैं, आप लोगों को कितना बन रहा है, आप लोग ईमानदारी के साथ बताइएगा कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। तो आज के सीरीज में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।